हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आज हम आपका मॉडल पेपर 2026 जो कि वर्मा प्रेस का सेट 1 है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, उसको लेके आए हैं। आप लोग वीडियो पे बने रहें और इसको ध्यान से देखिए। ये आपका सेट 1 है वर्मा प्रेस का, ये कराए नहीं थे पहले, तो आप लोग इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों कर लीजिए एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है और टॉप 100 जो है 2-3 वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिए, समझ गए? चलिए शुरू करते हैं। दांत का इनेमल जो है किसका बना होता है? ये बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइराइड, इसको कैल्शियम फॉस्फेट भी बोलते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट याद रखिएगा। दांत का इनेमल किसका बना होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी पाइराइड या कैल्शियम फॉस्फेट। ये भी एग्जाम में आता है, कैल्शियम फॉस्फेट, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 1 बिलियन कुचले हुए अंडे मतलब घिसे हुए अंडे के छिलके के साथ अभिक्रिया करके एक गैस बनाता है जो चूने के पानी को दूधिया करता है। तो इस विलियन में क्या शामिल है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl। अगला, एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में भी घुलनशील है, तो यह तत्व क्या होगा? कैल्शियम, क्योंकि यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है। तो मानव पुरुष में यौवन की आयु क्या है? 12 से 14 वर्ष, मतलब यहीं पे शुक्राणुओं का निर्माण होने लगता है। जब हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस को कॉपर सल्फेट CuSO4 के नीले घोल से गुजारा जाता है तो अवक्षेप का रंग क्या होता है? तो काला अवक्षेप प्राप्त होता है। निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? नहीं पूछा है। अशुद्ध जल का उबलना, जल का उबलना भौतिक है। पानी में नमक का विघटन मतलब घुलना भौतिक है। जबकि चीनी का कार्मेलाइजेशन, चीनी का कार्मेलाइजेशन क्या है? बहुत उच्च तापमान पे चीनी को गर्म करना, या फिर कार्मेलाइजेशन होता है चीनी को जो है साफ करना, मतलब ये ताकि ज़्यादा सफ़ेद दिखे उसका क्रिस्टल, ये है, इसमें प्रयोग करते हैं चूने को। फूल का मादा जननांग क्या है? वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, यही सब है। यहाँ पे परागकोश है इसलिए नहीं होगा, यहाँ भी यही है। यहाँ पे थैलामस है, सेली है, इसलिए नहीं होगा। तो क्या होगा? वर्तिकाग्र, वर्तिका होता है एक, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिकाग्र, अंडाशय, ये सब याद रखना। मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन किसके कारण होता है? तो ये होता है सिलियरी मांसपेशी, जिसको हिंदी में पक्षमाभी पेशियां बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? ये प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होता है। लेंस की शक्ति -4 डायोप्टर है, तो लेंस की प्रकृति क्या होगी? माइनस में है, तो अवतल लेंस होगा। आप लोग कमेंट करके बताइए अवतल लेंस का प्रयोग किस दृष्टि दोष में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। मटर में एक शुद्ध लंबा पौधा TT, शुद्ध लंबा है ये, को एक शुद्ध छोटे पौधे के साथ संकरित किया जाता है, तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध छोटे पौधे का अनुपात है। वैसे संकर लंबा होगा, 2 गो पूरा लंबे हुआ, लेकिन संकर लंबा हुआ 2, 1:2:1 होता है, तो 1:1 हुआ। ये हुआ लंबा, ये हुआ बौना, तो 1:1। समझ में आ गया आपको? सॉरी। चलिए देखिए आगे। एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जिसका फोकस 25 सेंटीमीटर है। वस्तु का आवर्धन क्या होगा? देखिए इसका आंसर बुक में गलत दिया है, A होगा आंसर, इसका बना लीजिएगा आप लोग, A आएगा आंसर। खाद्य जाल के निम्न में से क्या सत्य है? देखिए खाद्य श्रृंखला एक होता है जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे को खाना, और खाद्य जाल क्या होता है? कई प्रकार का आहार श्रृंखला इसमें मिला होता है। तो प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध ऊर्जा कम हो जाती है, ऊर्जा विभिन्न स्रोतों से होकर उत्तरोत्तर गति करती है, तो क्या होगा? ये दोनों होगा सही। खाद जैसे घास को खाया बकरी, बकरी को शेर, ये सब चलते रहता है सीधा। यदि किसी विशेष छोर से देखने पर परिनालिका में धारा की दिशा वामावर्त है, परिनालिका का यह सिरा क्या होगा? तो उत्तरी ध्रुव। निम्न में से कौन सा व्यंजक सर्किट में विद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है? तो I²/R। जलीय द्रव और लेंस के बीच काला उद्घाटन क्या कहलाता है? इसको पुतली बोलते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वसा और तेलयुक्त खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक संग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है? नाइट्रोजन। और इसलिए इसको कहाँ पे? चिप्स की थैली में भरते हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए और 5 सेट वर्मा प्रेस का पढ़ लीजिए, हम करा दिए हैं, समझ गए? और जो टॉप 100 है वो भी कराए हैं, तो आप लोग देखिए 3-4 वीडियो है टॉप 100 का, अच्छा से आप लोग देख लीजिए। वर्मा प्रेस, उसके बाद क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, उसके बाद प्रोजेक्ट परख भी आज करा देंगे। तो आपका एग्जाम में आशा करते हैं 30 में से 25 प्लस मिल ही जाए।
और सब्जेक्टिव पूरा मिलेगा। एक विद्युत जनरेटर परिवर्तित करता है। जनित्र क्या काम करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्योंकि जनरेटर पहले चलाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा होता है और उसको विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। चलिए, समान दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम या अल्पतम दूरी कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दीर्घतम या दूरतम दूरी पूछे तो अनंत। अगला, मानव आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? रेटिना पे, दृष्टिपटल या रेटिना। इनमें से कौन सा उत्पादक का उदाहरण है? उत्पादक माने जो कोई भी चीज़ का उत्पादन करता है पारितंत्र में, तो पेड़ पौधे आएगा, मतलब यहाँ पे घास दिया है। पौधों में परिपक्व पत्तियों और फलों का गिरना किसके कारण होता है? ये एब्सिक्विक अम्ल। शरीर का वह भाग जो तंत्रिका से भेजे गए निर्देशों पर प्रतिक्रिया करता है उसे क्या कहते हैं? प्रभावक। कौन सा रेफ्रिजरेंस ओजोन परत की क्षय के लिए उत्तरदायी है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये फ्रिज और AC से निकलने वाली गैस है, ये ओजोन परत को क्षय करता है। समझ गए? निम्न में से कौन जल के साथ अभिक्रिया करता है? सोडियम। और सबसे अभिक्रियाशील धातु पूछे तो पोटासियम, उसके बाद आता है सोडियम, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। यौगिक CH3, CH2, CHO का नाम। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ दूसरा, यहाँ तीसरा। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? PROPAN। अब CHO है तो AL लगता है, तो प्रोपेनल। तो प्रोपेनल। अगर एल्कोहल होता तो प्रोपेनॉल होता। अभिक्रिया की पहचान करना है, जैसे ये ग्लूकोज है, इसमें कार्बन ऑक्सीजन डालें तो कार्बन डाइऑक्साइड में टूटा है, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि ये है श्वसन, और श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। चलिए अब आगे चलते हैं। एक न्यूरॉन के भीतर सूचना कैसे प्रवाहित होती है? डेंड्राइट, कोशिका, शरीर, अक्षतंतु, तंत्रिका तंत्रों में। 3 R है जो हमें दीर्घकालीन उपयोग के लिए प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में मदद करता है, वो क्या है? कम उपयोग, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज। कम उपयोग करो, पुनः चक्रण करो, पुनः उपयोग करो, बार बार प्रयोग करो। रंध्र, छिद्र का खुलना और बंद होना इस पर निर्भर करता है। द्वार कोशिकाओं में जल, ये रंध्र होता है पत्तियों में, समझ गए? ये बंद होता है और खुलता है, यहाँ से वाष्पोत्सर्जन होता है और गैसों का आदान प्रदान। चलिए अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए देखिए इसको ध्यान से आप लोग। कॉपर सल्फेट के घोल का रंग क्या होता है? नीला होता है, याद रखिएगा। CuSO4 का रंग नीला होता है, लेकिन जब इसमें लोहा डुबाया जाता है Fe, तो इसका रंग क्या होता है? बदल जाता है, भूरा हो जाता है। CuSO4, इसमें Fe डाले तो FeSO4 बनता है। ये भी स्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। चलिए अब आगे चलते हैं। आभूषण बनाने के लिए प्लेटिनम, सोना और चांदी का उपयोग किया जाता है, क्यों? तो प्लेटिनम, सोना और चांदी जो है बहुत कम अभिक्रियाशील धातु है और ये जल्दी से संक्षारित भी नहीं होते और इसकी चमक भी बनी रहती है, इसलिए इसका प्रयोग आभूषण बनाने में करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ दिखाई देता है। सूर्योदय के समय सूर्य का प्रकाश वायुमंडल की अत्यधिक मोटी परतों से गुजरता है, जिससे कम तरंग दैर्घ्य वाले नीले रंग को अधिक प्रकीर्णित करता है। याद रखिएगा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका है? नीला रंग, याद रखिएगा। और सबसे अधिक लाल। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है, जिससे आंख तक केवल लाल रंग पहुंचता है, अतः सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ दिखता है, माने लाल रंग का। याद रखिएगा, सबसे कम तरंग दैर्घ्य नीला, सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य लाल, और जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन अधिक होगा। क्या समझे यहाँ से? कम तरंग दैर्घ्य तो प्रकीर्णन अधिक, याद रखिएगा। ये कार्बन के 2 रूप है, X और Y, मतलब अपरूप पूछा है, यहाँ पे रूप लिखा है। तो X सबसे कठोर पदार्थ है, तो X क्या होगा? हीरा। Y विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट है, ये अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मानव मस्तिष्क के कौन से अंग है? मस्तिष्क का मुख्य चिंतक भाग अग्र मस्तिष्क, शरीर के संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने में जिम्मेदार पश्च मस्तिष्क में उपस्थित अनुमस्तिष्क। निम्न गैसों के अभिलाक्षणिक परीक्षण लिखें। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जिससे यह दूधिया हो जाता है। यह है बुझा हुआ चूना, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डालें, CaCO3 बना और हाइड्रोजन पानी बाहर निकला। SO2 गैस को अम्लीय KMnO4 विलयन जामुनी रंग में प्रवाहित करने पर वह रंगहीन हो जाता है। ये रंग भी याद रखिएगा, क्योंकि SO2 एक प्रबल अपचायक है।
समझ गए आप, ये है इसका समीकरण। चलिए इसको ध्यान से देखिए। प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन लिखा है, प्रोपेनॉन माने ONE, ऑन कहाँ लगता है, कीटोन में। कहाँ पे लगता है ये, कीटोन में, तो ये कीटोन है। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है, CO मतलब क्या है, कीटोन है, KETONE। प्रोपेनल, AL मतलब एल्डिहाइड, ये क्या है, एल्डिहाइड। प्रोपेनॉल, OH मतलब एल्कोहल। प्रोपेनोइक एसिड, COOH, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड, हो गया। तो ये है कीटोन, ये है एल्डिहाइड, ये है एल्कोहल, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। फुसफुसी, धमनी और महाशिरा, इसका काम बताना है। निम्नलिखित भागों में रक्त के प्रकार, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन रहित का नाम बताइए और उस पर उसका मार्ग का भी उल्लेख कीजिए। फुसफुसी धमनी, रक्त का प्रकार, ऑक्सीजन रहित रक्त मार्ग, यह रक्त हृदय के दाहिने नीले से फेफड़ों की ओर ले जाती है। महाशिरा, रक्त का प्रकार, ऑक्सीजन रहित रक्त मार्ग, यह रक्त शरीर के विभिन्न भागों से हृदय के दाहिनी आलिंद को ले जाती है। सफ़ेदी करने के लिए एक्स विलेन का प्रयोग किया जाता है, तो चूना होगा एक्स। तो पदार्थ एक्स का नाम क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, माने CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसमें जल के साथ अभिक्रिया, ये है चूना, चूना में डालेंगे जल, चूना जाएगा बुझ, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यदि दो चुंबकीय छेद रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या विरोधाभास उत्पन्न होता है। इस पर समझाइए कि चुंबकीय छेद रेखा एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि काटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का दो दिशा प्राप्त होगा, जो कि संभव नहीं है। आपके पास 2 विलियन एक्स और वाई है। एक्स का pH 6 है, मतलब अम्लीय है, वाई का 8 है। किस विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज़्यादा है। कौन सा विलियन अम्लीय है और कौन सा क्षारीय है। विलियन ए की हाइड्रोजन आयन तथा 1 × 10⁻⁻6 m, खांसी हो गया हमको। विलियन बी की 1 × 10⁻⁸ मीटर है, अतः विलियन ए की हाइड्रोजन आयन सांद्रता विलियन बी की अपेक्षा अधिक है। विलियन ए का pH मान 7 से कम है तो ये अम्लीय है, अब बी का pH मान 7 से अधिक है तो ये क्षारीय है। अगला क्वेश्चन देखिए, फ्यूज तार का उपयोग विद्युत उपकरण का सुरक्षा, इससे क्वेश्चन आएगा ही, आपको याद रखना है ये सेट से। तो यदि किसी उपकरण में खराबी के कारण अत्यधिक धारा प्रवाहित होती है तो फ्यूज तार परिपथ को तोड़ता है या तार को उपकरण से सुरक्षा देता है। यह विद्युत उपकरण को अतिभारण और लघुपतन, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, इसका एग्जाम्पल भी और परिभाषा भी याद रखना है। एक विद्युत बल्ब का प्रतिरोध गणना कीजिए, 240 वोल्ट भी दिया है, 220 वोल्ट और 110 एम्पियर धारा, तो 220/10 करेंगे तो 22 मतलब ओम प्रतिरोध हो जाएगा, क्योंकि R बराबर V/I, V बराबर IR होता है तो R बराबर V/I होगा ओम के नियम से। अब प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। चलिए आगे चलते हैं। अब घटक क्या है, ये सूक्ष्म जीव है जो जीवों के मृत शरीर को अवघटित करता है, माने सड़ा गला के मिट्टी में मिला देता है और ये पर्यावरण को स्वच्छ बनाता है। अगर ये अनुपस्थित होगा तो पर्यावरण में क्या होगा, गंदगी होगा। ये सवाल आपको बनाना है। देखिए सब दे दिया है, 5 सेंटीमीटर लंबाई HI दिया है, एक होता है HO, दूरी दिया है 30 सेंटीमीटर, तो F बराबर R/2 होता है, 15 आएगा। U -20 है दूरी और H2 निकालना है और V निकालना है। तो ये दर्पण सूत्र, एक होता है लेंस सूत्र, 1/V - 1/U बराबर 1/F। ये दर्पण सूत्र है, ये सब भी क्वेश्चन आता है, कौन लेंस सूत्र है कौन दर्पण सूत्र है, और एक न्यूमेरिकल फिक्स है। और आवर्धन M बराबर H2/HI या -V/U। मिश्र धातु और संलयन को परिभाषित करें। ये देखिए नया चीज़ आपको लगता होगा। मिश्र धातु क्या है, जब दो धातु या एक धातु और एक धातु को आपस में मिलाया जाता है तो उसे बोलते हैं मिश्र धातु। जैसे पीतल, तांबा और जिंक से बना है, पिताजी आप ट्रिक याद रखिएगा, पीतल, तांबा, जिंक से बना है। उसके बाद क्या है, संलयन या अमलगम। मिश्र धातु में एक धातु पा रहा है तो उसे बोलते हैं संलयन। पीतल का मुख्य घटक है तांबा और जस्ता, कांसा का मुख्य घटक है तांबा और टीन। चलिए आगे चलते हैं। एक लंबे मटर के पौधे TT और एक बोने मटर के पौधे के बीच संकरण F1 पीढ़ी में सभी लंबे पौधे उत्पन्न होता है। विश्लेषण करें कि F1 पीढ़ी में कोई बोना पौधा क्यों नहीं होता है। वही प्रभावी के कारण, प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव हर समय दिखाता है, चाहे वह समयुग्मजी में हो या विषमयुग्मजी में, वही यहाँ पे लिखा गया है। F2 पीढ़ी में आ जाता है। कार्बन सबसे अधिक संख्या में यौगिक बनाते क्यों, क्योंकि कार्बन में श्रृंखला का गुण होता है, समझ गए। और कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इनमें से कुछ को संतृप्त कुछ को असंतृप्त क्यों कहते हैं। संतृप्त माने जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसको बोलते हैं एल्केन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड, इसको एल्कीन या एल्काइन बोलते हैं।
इन दोनों में कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील दोनों में कौन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला, इसका नाम लिखना, देखिए कितना आसान है, 1 2, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यहाँ पे Br है तो ब्रोमो लिखेंगे, और 2 को ETH सिंगल बॉन्डेड ANE, ब्रोमोइथेन। इसको क्या बोलेंगे? इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, क्योंकि डबल है तो हेक्स 1 इन या हेक्सिन, हेक्सिन भी बोल सकते हैं। 1 लिखाता है, नहीं भी लिखाता है। हो गया आपका। विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत धारा से उत्पन्न चुंबक या वैसा चुंबक जिसमें चुंबकत्व उतना ही समय तक रहता है जितना विद्युत धारा प्रवाहित होती है। विद्युत चुंबक कैसे बनता है? उपयोग कहाँ करते हैं? विद्युत घंटी, टेलीफोन रिसीवर, लोहे के भारी सामान को उठाने में, मैंने क्रेन में। विद्युत चुंबक कैसे बनता है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का क्रॉड लिया जाता है, जिसके चारों ओर तांबे के तार का कुंडली बनाया जाता है, मतलब ये जैसे कोयल होता है, इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्रॉड चुंबक बन जाता है। विद्युत चुंबक बनाने में नरम लोहे के क्रॉड का उद्देश्य बताइए। यदि किसी चुंबक का पदार्थ स्थित है तो उसकी शक्ति बढ़ाने की तरीका। तो नरम लोहे चुंबक को जल्दी ग्रहण और जल्दी छोड़ देता है, जिससे विद्युत चुंबक की शक्ति अधिक हो जाती है। कुंडली में धारा बढ़ाना, कुंडली के चक्रों की संख्या बढ़ाना, माने कोयल बढ़ाना, जितना धारा बढ़ाएंगे चुंबक। और स्टेड ये प्रयोग किया था। 2 तार ए और बी की लंबाई समान है, भिन्न अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल वाले हैं, तो उस गुण का नाम बताइए जो दोनों तार के लिए प्रयुक्त है। प्रतिरोधकता, उस गुण का नाम जो दोनों तार के लिए भिन्न है। अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल, मोटा पतला। चलिए आगे चलते हैं। यदि ए तार का प्रतिरोध बी के 4 गुना है तो तारों के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा और तार का त्रिज्या क्या होगा? तो ये आप लोग R × ρ × L/A से बना सकते हैं। ये बी नंबर भी है, समझ गए आप लोग? इसको देख लीजिए थोड़ा, 2:1 आएगा। यदि हम एक ही पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दें तो क्या होगा? यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को मार दें तो इससे पारितंत्र में पदार्थ एवं ऊर्जा का प्रवाह रुक जाएगा। इससे जैव भू रसायन चक्र धीरे धीरे रुक जाएगा। इसका व्यापक प्रभाव पूरे पारितंत्र पर पड़ेगा। जैसे हम लोग शाकाहारी जीव को मार दें या मांसाहारी जीव, तो क्या होगा? वही दिया है। ओजोन परत की होने वाली हानि या नुकसान चिंता का विषय है। इसे क्षति को सीमित करने के लिए क्या कदम? तो ओजोन के परत में छेद होना ओजोन छिद्र कहलाता है। इसके लिए मुख्य रूप से CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, जो फ्रिज और AC से निकलता है। इसको सीमित करने के लिए हम लोग CFC का कम प्रयोग करेंगे, ग्रीन हाउस गैस को रोकेंगे, ये सब इसका कुछ उपाय है। पौधों को लगाएंगे। ओजोन परत की क्षति को कम हो गया। ये भी इसी तरह सवाल है, उत्तर लेंस वाला है, तो आप लोग इसको देख के बना लीजिएगा एक बार। न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। मानव हृदय के माध्यम से रक्त के दोहरे परिसंचरण और प्रवाह का व्याख्या करें। ये आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, दोहरा परिसंचरण, समझ गए? मानव का हृदय दोहरा परिसंचरण तंत्र 2 पथों में रक्त का प्रवाह सुनिश्चित करता है। पहला, फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाता है, फुसफुसी परिसंचरण, और दूसरा, हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त को पंप करता है, प्रगलित परिसंचरण। इसमें रक्त शरीर से हृदय के दाहिने हिस्से में आता है, फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए जाता है, फिर हृदय के बाएं हिस्से से वापस आकर पूरे शरीर में वितरित होता है। मानव हृदय में 4 कोष्ठ होता है, आपको पता होगा। रक्त प्रवाह का विस्तृत रूप यहाँ पे है, कैसे क्या होता है, समझ गए? चलिए अब हो गया ये, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए और प्लेलिस्ट का सभी वीडियो देखिए, ठीक है। धन्यवाद।